तो वो बच्चे जिनका तयन ना हो सके जेंडर का, वो हमारे पास लाए जाते हैं। हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं जो बॉडी में कुछ खास ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स या वदूद कहते हैं, वहाँ पे ये बनते हैं। इस तरह विदाउट आवर नोइंग ये अलामिया का फैंसी सिस्टम है कि हमें पता भी नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन, नीड्स ऑफ द बॉडी हमारी ये केमिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, इनका लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है, और ये अपने स्पेसिफिक टारगेट्स या अपने स्पेसिफिक काम परफॉर्म करके तो वापस अपने क्वेश्चन लेवल पे चले जाते हैं। ग्रोथ इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक 1+1 2 वाला प्रोसेस नहीं है। और बीइंग पीडियाट्रिशियन, एवरी पीडियाट्रिशियन हैज अ गोल। उसका गोल ये होता है कि हेल्दी ग्रोइंग चाइल्ड है बच्चे हुँ, जो टाइम स्पेंड कर सकते एक्टिविटी में, वो बच्चे स्क्रीन के आगे बैठ के अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कंपोनेंट जो एक्सरसाइज प्रमोट करती है नेचुरल नॉर्मल ग्रोथ, वो इसमें इफेक्ट हो रहा है। स्क्रीन की जो ये लाइट है, ये आपके सेंटर्स हैं जो स्लीप हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको ये ब्राइट सिग्नल्स देते हैं। तो उसकी हाँ जी। वजह से बच्चों की इंसोम्निया या नींद ना आना, वो फैक्टर्स हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आते हैं ना शॉर्ट स्टेचर की कंप्लेंट के साथ, उनमें होते हैं बॉयज़, और यूजुअली अराउंड 11-12 इयर्स ऑफ एज। अब उसकी क्या वजह है कि एक तो ये जो प्यूबर्टी से पहले वाला टाइम है ना, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो ये कि ब्लड टेस्ट आखिर में आते हैं। इस तरह नहीं है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, मैं जाऊँ और ग्रोथ हार्मोन लेवल करवा दूँ, उसकी वैल्यू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। और ये मिथ है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, ये भी हाँ जी, पेरेंट्स हाँ अक्सर जी। बिल्कुल। उनको हम बताते हैं कि लटकने से नहीं बढ़ती, भागने से बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द होम्योस्टेसिस पॉडकास्ट। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज द गेस्ट जॉइनिंग मी इज वन ऑफ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स एंड कॉलीग फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल। आज हम तकरीबन 20 साल के बाद आपस में बात करने जा रहे हैं, और इस पॉडकास्ट का मकसद उन पेरेंट्स की एजुकेशन है जिनके बच्चों को किसी किस्म के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या किसी किस्म की ऐसी बीमारी है जो अभी तक अनडायग्नोज्ड है, जो पोटेंशियली हार्मोन रिलेटेड हो सकती है। और पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग इन बीमारियों से डील कर रहे हैं, डॉक्टरों से डील कर रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कि वो बेहतर जगह पर अपने बच्चों का इलाज करा सकें, बेहतर डॉक्टर्स तक पहुंच सकें और सही ट्रीटमेंट ले सकें। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। जिन लोगों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का नहीं पता, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं, और हार्मोन्स क्या होते हैं वो अब हमें अभी थोड़ी देर तक हम डॉक्टर हिना सत्तार से पूछेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं और बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। शी इज द चेयर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। शी इज ऑल्सो द सुपरवाइजर फॉर पीडियाट्रिक ट्रेनिंग और पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी ट्रेनिंग, जिसका मतलब है कि वो नई जनरेशन के पीडियाट्रिक्स को ट्रेन करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनको एग्जाम्स के लिए तैयार करती हैं, और फिर खुद उनका एग्जाम भी लेती हैं, और किसी किसी को पास करती हैं और किसी किसी को फेल कर देती हैं। शी इज ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन, और पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी में इनका 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो वेलकम डॉक्टर हिना सत्तार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर अहमद फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन एंड फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत खुशी हो रही है इतनी देर से बाद आपसे बात करके। वेलकम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। मुझे पता है कि आप अभी बिजी हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, और अपने बहुत ही कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है, और आप कैसे पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनी, इसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग इन्वॉल्व थी, किन किन जगहों पे आपने ट्रेनिंग की, और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे अभी तक। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स शेयर करें। जी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी पाकिस्तान में रिलेटिवली एक नई सुपर स्पेशलिटी है, और अभी बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं हैं हमारे मुल्क में। Pediatric endocrinologist is basically a pediatrician who has a special interest in seeing children who have hormonal problems, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास शॉर्ट स्टेचर या जिन बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि उनकी हाइट या ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, सबसे हम्म, कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमारे पास ये होती है। दूसरा
डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस बच्चे हमारे पास अब आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफाई बच्चों का नहीं हो पाता। जिसे पहले एम्बिगुअस जेनिटेलिया कहते थे, अब नया नाम है उसका डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। तो वो बच्चे जिनका तयन ना हो सके जेंडर का, वो हमारे पास लाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो बॉडी की फंक्शनिंग और ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, कंजेंटल या पैदाइशी भी हो सकता है और बाद में भी, वो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह आजकल ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो इस बहुत सारी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस या बड़ी वैरायटी है जो केसेस हमारे पास लाए जाते हैं। और आमतौर पे ये रेफर्ड होते हैं कि फर्स्ट यू गो टू अ जनरल पीडियाट्रिशियन। जनरल पीडियाट्रिशियन जब कोई सस्पेक्ट करते हैं कि इस बच्चे को कोई एंडोक्राइन या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास बच्चे को रेफर करते हैं और फिर हम उसे एवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडिविजुअली, जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है या इन बीमारियों से वाकिफ नहीं है, अभी हम इंडिविजुअली इन सारी बीमारियों को डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे और उनकी अलामात या इनके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, इनकी जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, आपने कहाँ पर ट्रेनिंग की अब तक, जब से मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया उसके बाद से आप क्या क्या करती रही हैं, क्या किस किस शहर में रही, किस किस हॉस्पिटल में काम किया और आजकल क्या कर रही हैं? जी, मैंने स्टार्ट किया अपना करियर मेयो हॉस्पिटल लाहौर से, जहाँ मैंने हाउस जॉब की आफ्टर माय ग्रेजुएशन, एंड आई डिड हाउस जॉब इन पीडियाट्रिक्स। उस वक्त ये कंपलसरी नहीं था। अब हाउस जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है कि आप 6 मंथ्स मेडिसिन अलाइड और 6 मंथ सर्जरी एंड अलाइड करें। तो हमारे ज़माने में अगर किसी को इंटरेस्ट था पीडियाट्रिक्स में, तो आई डिड 1 ईयर स्टैट इन पीडियाट्रिक्स। और उसमें मैंने 6 मंथ्स मेयो हॉस्पिटल और 6 मंथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की। और दिस हेल्प मी टू कंपेयर एंड डिसाइड कि मैंने अपनी फेलोशिप ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। देन आई चूज चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। और रीजन क्यों मैंने चूज किया, सब स्पेशलिटीज का एक्सपोजर वहाँ पे बहुत ज्यादा था। राइट नाउ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर इज बिग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन एशिया, मोर देन 1000 बेड्स। और इसमें इस 22 पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटीज हैं जो वहाँ पे रन कर रही हैं। और हम कॉलेज फिजिशियन सर्जन्स का डाटा लें तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनीज या मैक्सिमम जो सुपर स्पेशलाइजेशंस किसी एक हॉस्पिटल से हैं, दैट इज चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। So after my fellowship in 2012, I had very much developed interest in pediatric endocrinology. So I joined Department of Pediatric Endocrinology that was founded by Professor Taid Ahmed Butt, who went to UK back in 1985. And he started pediatric. We can say that he is the father of pediatric endocrinology in Pakistan. So I had honor to work with him. Then Dr. Jaida Manzoor was head of department after he retired. और उनके साथ मैंने बहुत सीखा. And then my husband got transferred to Rawalpindi, so I had to move as well. So here I first got appointed at DHQ hospital Rawalpindi, जो एक स्लम एरिया में सबसे छोटा, जो RMU रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड 3 हॉस्पिटल्स हैं. It was one of those hospitals. वहाँ पे पीडियाट्रिक का सेटअप नहीं था, तो I have pleasure of starting a new unit जिसे मैंने establish किया और उसे CPSP से FCPS pediatrics के लिए recognize कराया. Then I got transferred to BPH, Benazir Bhutto Hospital in between. वहाँ मैंने serve किया 2 साल. And finally now I'm working at Family Hospital Rawalpindi, which is the university hospital, biggest of the 3 affiliated hospitals. और यहाँ पे मैंने एक नया pediatric ICU intensive care unit और pediatric endocrinology unit अभी recently recognize कराया है for FCPS या second fellowship के लिए. And now I am a supervisor. And first exam of FCPS pediatric endocrinology in Pakistan is going to be held in end of May. Inshallah, I'll be one of the examiners as well. Acha, the first ever pediatric endocrinology exam. Yes. Right now we don't have FCPS pediatric endocrinology in Pakistan. जबरदस्त. तो ये तो बेहतरीन किस्म की अचीवमेंट्स हैं. माशाल्लाह यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द सोसाइटी. और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़रूरत को फिल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स अमेजिंग.
मैंने खुद बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल से मेडिसिन की हाउस जॉब की थी, तो आपने उसका जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि मैंने सर्जरी के हाउस जॉब के बाद मेयो हॉस्पिटल से भी मूव टू रावलपिंडी। और जब हम लाहौर में थे और मेयो हॉस्पिटल में कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होता था तो हम यूजुअली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रेफर करते थे फॉर सब स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट जी। एडवाइस के लिए। तो यू बीन वर्किंग इन द बिजिएस्ट हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स देखते हैं, और स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजी की जिन जाइंट्स के साथ आपने काम किया हुआ है, तो दैट डेफिनेटली हैज एडेड टू द ब्रेथ ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो एक और बात मैं बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, एक और बात मैं अपने ऑडियंस को ये बताता चलूं कि डॉक्टर हिना सत्तार की जो एलोक्वेंस है और जो फ्लो में वो बोल रही हैं और जितनी अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलती हैं, उसकी वजह एक ये भी है कि ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी और डेक्लेमेशंस में काफी सारे प्राइजेस जीत चुकी हैं। तो उस जमाने से ही माशाल्लाह शी वाज वेरी एलोक्वेंट एंड वेरी इलैबोरेट, और जुबान के ऊपर काफी दस्तरस थी। थैंक यू अहमद, और ये भी तो बताएं यू वर द स्टार डिबेटर ऑफ आवर टीम बस जिनकी हमने वजह से हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स विन किए। हाँ और जी, आप लोगों से मेरा ख्याल है यू वर थर्ड स्पीकर जिसका काम सबसे मुश्किल होता था, रिबटल हाँ, ऑफ रिबटल, हाँ, हर चीज को मना कर दो, बस हर चीज को डिनाई कर दो। चले, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। तो सबसे पहला सवाल फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट, हार्मोन्स, क्योंकि आप हार्मोन्स की स्पेशलिस्ट हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका बॉडी में क्या रोल है, और बच्चों की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, नशोनुमा में उनका क्या किरदार है? हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं जो बॉडी में कुछ खास ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स या गदूद कहते हैं, वहाँ पे ये बनते हैं। और इनका जो सिक्रीशन है इनकी अकॉर्डिंग टू नीड सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है रिलीज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। और कुछ हार्मोन्स के खास काम जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे होता है जिसमें उनका रिलीज ज्यादा होता है, कुछ का एक्सरसाइज में या स्ट्रेस में ज्यादा होता है। इस तरह विदाउट आर नोइंग ये एलामिया का इतना फैंसी सिस्टम है कि हमें पता भी नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन, नीड्स ऑफ द बॉडी हमारी ये केमिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, इनका लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है। और ये अपने स्पेसिफिक टारगेट्स या अपने स्पेसिफिक काम परफॉर्म करके तो वापस अपने क्वेसेंट लेवल पे चले जाते हैं अगर इनकी जरूरत ना हो। और जब ज्यादा जरूरत हो तो हमें पता भी नहीं होता, इनकी रिलीज इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये इनका डिसरप्ट हो जाता है तो बॉडी के फंक्शंस बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं। तो जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो हार्मोन्स का एक मेजर रोल है बच्चों की ग्रोथ के अंदर। और जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली हम बात करते हैं उन पेरेंट्स की जिनके अभी इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम के बच्चे हैं, या 1 से लेकर 4-5 साल तक, 6 साल तक, जो ग्रोथ की इनिशियल एज है। और ये वो ऐसी एज है जिसमें अगर स्पेशली अगर आप नए पेरेंट्स हैं, लेकिन 2-3-4 बच्चों के बाद भी कई दफा आपको समझ नहीं आती कि बच्चा अगर कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है, या ग्रोथ में या उसकी हाइट में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये एक नॉर्मल वेरिएशन है, ये बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, या फिर ये एक डिजीज प्रोसेस है? तो इट माइट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, लेकिन जिन पेरेंट्स के ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, अभी साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, वो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे वो डिफरेंशिएट कर सकें कि जो बच्चे के साथ हो रहा है वो एक नॉर्मल वेरिएशन है और टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, या फिर एक डिजीज प्रोसेस है जिसके लिए उन्हें एक स्पेशलिस्ट को देखने की जरूरत है? डॉक्टर अहमद, ग्रोथ इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक 1+1=2 वाला प्रोसेस नहीं है। और बीइंग पीडियाट्रिशियन, एवरी पीडियाट्रिशियन हैज अ गोल। उसका गोल ये होता है कि हेल्दी ग्रोइंग चाइल्ड, कि बच्चा हेल्दी हो, डिजीज फ्री हो और ग्रो कर रहा हो। अब ग्रोथ पे जो बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनमें से एक फैक्टर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या ज़्यादा कॉमन आप कह लें, शुरू में स्पेशली फ्रॉम बर्थ टिल फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, आमतौर पे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। और उसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में अगर वीनिंग प्रॉपर नहीं है बच्चे की, या डाइल्यूटेड मिल्क है, प्रॉपर उसको डाइट कैलोरीज नहीं बच्चे को जा रही, तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। हार्मोनल प्रॉब्लम्स यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर सेकंड ईयर ऑफ लाइफ। And apart from nutrition, if there is a problem or a disease affecting literally any part of the body,
जैसे अगर जीआईटी है बच्चे का जो निज़ाम इंहज़ाम है, उसमें अगर प्रॉब्लम है, आंतों में कोई एलर्जी है या गंदम एलर्जी जो बड़ी कॉमन है, सीलिएक डिजीज़ है या मेल एब्जॉर्प्शन है या कोई ऐसा आंत का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे की खुराक जज़ब या हज़म नहीं हो रही। बच्चा कैलोरीज़ प्रॉपर ले तो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन डेफिशिएंट है, तो फिर भी बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरह अगर बच्चे के किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम है, किडनीज़ में कोई भी फंक्शनिंग मेल फंक्शनिंग है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है या किडनी डिजीज़, उसके भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि और कोई भी अलामत ना हो बच्चे को, सिर्फ ये अलामत हो कि बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा। इसी तरह लिवर प्रॉब्लम है, उसमें भी बच्चे आ सकते हैं। सिर्फ अगर अनीमिया है, खून की कमी है, उसके साथ भी बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी। तो इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस, और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बच्चे की रूटीन, उसकी एक्सरसाइज, डाइट, उसके साइको सोशल कंपोनेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारी न्यूट्रिशन, डाइट और हमारी इवन जो हार्मोन्स हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू हाउ इन विच मेंटल स्टेट वी आर इन। अगर बच्चे को स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन है, या उसकी फिजिकल एक्सर्शन है, उसको प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा, तब भी उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस। तो इसमें जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो यही होगी कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसको इवेलुएट करने के लिए वी डोंट डायरेक्टली जंप टू द हार्मोन्स तो बाद में आएंगे। पहले हम एक कंप्लीट उसकी हिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे कि क्या बच्चे को कोई और क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, बच्चा न्यूट्रिशन ठीक ले रहा है, बच्चा नींद ठीक ले रहा है, अनहेल्दी डाइट या जंक फूड इंटेक तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या बच्चे की स्लीप डिस्टर्बेंस तो नहीं है, स्क्रीन टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और बाकी और सिस्टम की भी सब क्वेश्चंस हम इवेलुएट करेंगे कि किडनी का कोई प्रॉब्लम या बच्चे को कोई लिवर का। ये सारी चीज़ें रूल आउट करके अगर हमें और कुछ नहीं मिलता, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस में भी हम बच्चे का एक दफ़ा कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अलावा स्क्रीनिंग फॉर सीलिएक डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन। एंड शॉर्ट हाइट, शॉर्ट स्टेचर या अनीमिया हो सकता है कि ये इसकी वाहिद मैनिफेस्टेशन हो। कई दफ़ा बच्चों को डायरियाज भी नहीं होते, कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन एवेल्युएशन से पहले हम हर बच्चे की स्क्रीनिंग सीलिएक डिजीज के लिए करते हैं। सिमिलरली ग्रोथ, जब हम बात करते हैं ना कि ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, तो हमारे जहन में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का ख्याल आता है। हालांकि उससे ज्यादा जो डेफिशिएंसी कॉमन है पाकिस्तान में वो है थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी, और वो भी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। तो थायराइड हार्मोन की इवेलुएशन भी हर वो बच्चा जिसमें हाइट हमें लग रहा है कि प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की नहीं हो रही, उसमें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन में हम सीलिएक की स्क्रीनिंग और थायराइड स्क्रीनिंग ये मस्ट है। और अगर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, then we consider and think about other hormone deficiencies like growth hormone deficiency. चलिए थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा, लेकिन आपने स्क्रीन टाइम का जिक्र किया तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे की ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है, और इज देयर अ सेफ स्क्रीन टाइम कि क्योंकि माँ बाप ने भी जिंदा रहना है। अगर 24 घंटे आप बच्चों को संभालते रहेंगे तो स्क्रीन टाइम बच्चों से ज्यादा माँ बाप के लिए जरूरी है कि हमें 1 घंटा 2 घंटे थोड़ा सा आराम मिल जाए, बच्चा थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और हम कुछ अपना काम कर सकें। तो That's स्क्रीन true. टाइम जो वैसे तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन है कि in 24 hours should not be more than 2 hours. 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम 24 घंटे में बच्चे का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आजकल जैसे कोविड के बाद हमारी एजुकेशन भी शिफ्ट हो गई है, उसमें ऑनलाइन बच्चों की वर्कशीट्स भी ऑनलाइन, गूगल फॉर्म्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसको लेवरेज हम दे सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस तरह बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है स्क्रीन टाइम। तो एक तो ये कि इससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट हो गई है। बच्चे जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक्टिविटी में, वो बच्चे स्क्रीन के आगे बैठ के अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कंपोनेंट जो एक्सरसाइज प्रमोट करती है नेचुरल नॉर्मल ग्रोथ, वो इसमें इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, स्क्रीन टाइम के साथ जो बच्चे सोशल इंटरेक्शन है बच्चों का, वो भी उसमें इफेक्ट हो रहा है कि जो बच्चे लर्न कर सकते हैं अपने पेरेंट्स या दूसरे लोगों के साथ, सोशलाइजेशन, जो सोशल स्किल्स हैं बच्चों की वो, और साइको सोशल कंपोनेंट फिर उसकी वजह से इफेक्ट होगा जब इंटरपर्सन रिलेशन, पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स और ये चीज़ें होंगी। थिर्डली, इसके साथ स्लीप डिसऑर्डर का भी बहुत गहरा ताल्लुक है स्क्रीन टाइम के साथ। स्क्रीन की जो ये लाइट है, ये आपके जो ब्रेन सेंटर्स हैं जो स्लीप हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको ये ब्राइट सिग्नल्स देते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों की इंसोम्निया या नींद ना आना
वो फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर एक और जो है फैक्टर वो ये है कि स्क्रीन के आगे जब बच्चा बैठा होता है ना, तो वो उसकी डाइट भी उस तरह से रेगुलेट नहीं होती, तो उसको पता ही नहीं चलता, वो ध्यान है और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाता चला जाएगा, या एक चीज़ लेगा तो वही ले लेगा। तो वो बैलेंस्ड डाइट वाला भी जो है कंपोनेंट बच्चों का, वो भी इसमें इफेक्ट हो रहा है। और वो जो एक टर्म यूज़ करते हैं हम, काउच पोटैटो, तो वो बनाने में भी बच्चों को थोड़ा इसका स्क्रीन का भी उसमें रोल है। So thank you very much for elaborate that. So coming back to my previous question, तो ये जो आइडिया है कि पेरेंट्स कैन डिसाइड कि जी हमारा बच्चा सही ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो कर रहा है, अप्रोप्रिएट ग्रोथ है, नहीं है, विद इन द नॉर्मल एक्सेप्टेड लिमिट है या नहीं है, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली नॉन फिजिशियन पेरेंट्स के लिए जिनको पीडियाट्रिक्स का एक्सपोजर नहीं है, घर पे बैठ कर ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो द रिकमेंडेशन वुड बी कि आप रेगुलरली पीडियाट्रिशियन के साथ फॉलो अप करें और वो देखें ग्रोथ चार्ट के ऊपर कि आपकी ग्रोथ सही हो रही है, नहीं हो रही, or is it within the normal distribution या फिर it's out of the normal distribution? Is that right? जी बिल्कुल। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जो ग्रोथ चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो CTC अमेरिकन हैं या फिर WHO के हैं। जो हमारी अपनी लोकल पॉपुलेशन की जो जेनेटिक मेकअप है उससे रिलेटेड हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स नहीं है। उसको किसी हद तक ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को हम हर बच्चे की जब ग्रोथ एवेलुएट करते हैं तो हम उसके पेरेंट्स की हाइट लेके एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं जिसे मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं, या टारगेट हाइट हम कह सकते हैं, कि वो एक रेंज की फॉर्म में होती है कि अगर पेरेंट्स की हाइट इतनी है तो इस बच्चे की फाइनल हाइट ऑलमोस्ट इतनी होगी और इस एज पे इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो वो जो ग्रोथ चार्ट्स हैं वो बाज़ दफ़ा हमारी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स की हाइट लें और उसके साथ कंपेयर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स कैसे असेस कर सकते हैं, तो उसमें सबसे सिंपल ये तरीका है कि आप या तो पीडियाट्रिशियन के पास किसी भी रीज़न के लिए गए हैं। आई एम श्योर बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो हर बच्चे का राइट फ्रॉम द बर्थ एक ग्रोथ चार्ट होता है और वो मेंटेन होता है। पाकिस्तान में चूंकि वेल बेबी क्लिनिक्स या सेहतमंद बच्चे को डॉक्टर को चेक कराने का कंसेप्ट इतना नहीं है, डॉक्टर के पास उसी वक्त लेके जाया जाता है बच्चे को जब वो बीमार होता है। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि इनकी 6 माह पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले हाइट कितनी थी, वेट कितना था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चा आपके पास आता है तो इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि ये इसकी ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास सीरियल रिकॉर्डिंग्स हों। तो ये एक सिंपल काम जो घर में पेरेंट्स कर सकते हैं, वो एक कोई दीवार घर में ऐसी रखें उसके ऊपर निशान लगा लें और उस पर डेट मेंशन कर लें और देखें कि टाइम के साथ बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा वो मदर्स को हम रेकमेंड करते हैं कि वो मदर से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइम के साथ कपड़े और जूतों का साइज़ बच्चों का छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसमें अगेन अब बाज़ दफ़ा होता है कि माएँ वो बड़े साइज़ से बड़े कपड़े ले लेती हैं ना, अगले 2-3 साल यही चलते रहेंगे। तो वो भी थोड़ा-सा उसमें देखना होता है। एक और साइन ये है कि अगर छोटा बहन या भाई यंगर सिबलिंग हैज़ बिकम टॉलर, तो फिर ये इट्स समथिंग वरी अबाउट कि छोटा बच्चा लंबा होता जा रहा है अपने बड़े बहन या भाई से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हमें, अगर हमें फिर भी लगे डाउट है कि ये नॉर्मल है ग्रोथ या नहीं है, तो सिंपली वी रीअसेस द चाइल्ड आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। जिसे हम कहते हैं कि हाइट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 साल में आमतौर पे बच्चों की जो ग्रोथ है वो 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट होता है रेट ऑफ ग्रोथ। आप खुद इमेजिन करें जब आप के बच्चे, अपने बच्चे जैसे हमारे घर में हैं या भांजे भतीजे होंगे जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनके, जब वो छोटे होते हैं आप उनके कपड़े लेने के लिए जाते हैं शॉप पे, तो आपको साइजेस क्या मिलते हैं? 0 to 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स, बड़े वो रिफाइंड होते हैं। इसकी वजह ये है कि इस एज में रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक बच्चे की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यही बच्चा जब पहुंचता है अराउंड 6-7 ईयर्स की एज पे, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। इसलिए जब इस एज ग्रुप के आप कपड़े लेने जाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? 7 to 8 ईयर्स या 9 to 10 ईयर्स, 11 to 12 ईयर्स, क्योंकि उसमें वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आ जाती है और रेट ऑफ ग्रोथ भी थोड़ा सा बच्चों का स्लो डाउन हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास आते हैं ना शॉर्ट स्टेचर की कंप्लेंट के साथ, उनमें होते हैं बॉयज और यूजुअली अराउंड 11-12 ईयर्स ऑफ एज। अब उसकी क्या वजह है कि एक तो ये जो प्यूबर्टी से पहले वाला टाइम है ना, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाता है, अपना स्लोएस्ट लेवल पे होता है। पहले बच्चा बहुत तेजी से ग्रो किया, फिर दरमियान में एक स्लो फेज आई और उसके बाद फिर प्यूबर्टी में एक ग्रोथ स्पर्ट आता है जिसमें एकदम से बच्चे की हाइट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है।
तो अब वो जो दरमियान में एक वो फेज आती है जिसमें ग्रोथ कम हो रही होती है, तो पेरेंट्स आर कंसर्न, और उसमें अब कंसर्न जो है वो मजीद दोबाला हो जाता है उनका कंसर्न, जब एक ही क्लास या एक ही एज के जो डिफरेंट फैमिलीज के बच्चे हैं, उनमें कुछ में जिनमें प्यूबर्टी अर्ली आती है, जो अर्ली प्यूबर्टी वाले वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, उनकी हाइट सिग्निफिकेंटली ज्यादा लग रही होती है, और जो लेट ब्लूमर्स हैं बच्चे, जो लेट प्यूबर्टी है जिनकी फैमिली में प्रेवलेंट, वो बच्चे उनकी निस्बत लगता है कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, अब वो बच्चा भी नॉर्मल है और ये वाला बच्चा भी नॉर्मल है, लेकिन कंपैरिजन में फिर पेरेंट्स जो है दे गेट वरीड, और वो फिर हमारे पास लेकर आते हैं। तो ये दिस जो इज अ आपने कॉमन कपड़ों की कंसर्न। बात की कि 0 to 3 months और 3 to 6 months, मुझे आज तक कभी अपने बच्चों के साइज के साथ वो मैच नहीं किया जो कपड़ों के ऊपर लेबल्स होते हैं, कि आपका बच्चा अगर 2 साल का है तो उसको या 3 साल वाले कपड़े आ रहे हैं या 2.5 साल 1 साल वाले कपड़े आ रहे हैं, कभी भी वो लेबल्स मैच नहीं करते, विच गिव्स क्रेडेंस टू द फैक्ट के जो एज के साथ साथ ग्रोथ है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट? एग्जैक्टली। इवन अगर आप वो थाईलैंड या चाइना, मेड इन चाइना लेंगे तो उसके साइजेस और होंगे, अगर आप यूरोप के लेंगे तो उनके थोड़े से डिफरेंट होंगे एज रिलेटेड साइजेस। एग्जैक्टली। तो अब जिन बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है ग्रोथ का, लेट्स टॉक अबाउट जितने भी आपने फैक्टर्स गिनवाए, तकरीबन 15-20 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। पाकिस्तान में जिन बच्चों को ग्रोथ का प्रॉब्लम है, नाउ यू हैव डायग्नोज कि हाँ इनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रेट से स्लो जा रही है, उसमें आप कौन से प्रॉब्लम ज्यादा कॉमनली देख रही सिलियक डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ये, और इसके अलावा एक टर्म हम यूज करते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, जिसमें पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शॉर्ट है, लेकिन जब हम पेरेंट्स की हाइट लेके उसको प्लॉट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, अपनी अम्मी जितना या अपने अब्बू जितना लंबा हो जाएगा बच्चा, तो फिर दे गेट एंग्शियस कि नहीं, हम चाहते हैं ये हमसे भी ज्यादा लंबा हो। तो अब जो अल्लाह ताला ने जो जेनेटिक मेकअप बनाया है उसको तो चेंज आप नहीं कर सकते। तो बस ये है कि आप बच्चे की डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जितना उसका जेनेटिक पोटेंशियल है बच्चा वो अचीव कर सके। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है जो नोटेबल है, वो ये कि ऑन एवरेज मेल्स की जो हाइट है वो फीमेल से 13 सेंटीमीटर टॉलर होती है, और अगर आप एक फैमिली का एक वो जेनेटिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं ना, तो उसमें फिर वेरिएशन 20 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है ऊपर नीचे, यानी कुछ बच्चे एक ही घर में, आप समझे कि 2 भाई हैं तो उनकी हाइट में 20 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस नॉर्मल कंसिडर होता है, क्योंकि कुछ बच्चे मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर जा सकते हैं, कुछ बच्चे मीन से 10 सेंटीमीटर नीचे आ सकते हैं। तो ये हमने खुद अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व किया है कि सिबलिंग्स में इतना हाइट डिफरेंस, दिस इज नॉर्मल। मैं खुद अपनी क्लास में हमेशा बाकी बच्चों से थोड़ा सा लंबा होता था, तो सबसे पीछे बिठाते थे हमें, और सबसे आखिर में आपको चीज मिलती थी, और आप कोई भी शरारत करते थे तो फौरन पकड़े जाते थे। जो छोटे बच्चे होते थे वो अक्सर बच जाते थे, आगे बैठे होते थे लाइन में, सबसे आगे जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती थी सबसे पहले उनको मिलती थी। तो छोटे होने के काफी काफी एडवांटेजेस भी हैं, राइट? सही, ये मैंने पहली दफा ये एस्पेक्ट सुना है, लंबे होने के नुकसानात। हाँ, लंबा बच्चा सबसे पहले पकड़ा जाता है, और लंबा बच्चा अच्छा। मुर्गा बना बड़ा बहुत बुरा लगता है। छोटा बच्चा फिर भी थोड़ा नेचुरल लग रहा होता है। हाँ, और उसको ताने भी यही मिलते हैं ना, इतने बड़े हो गए हो तुम और तुम्हें अभी नहीं हाँ, समझ, ये तुम्हारी अक्ल देखने में अभी लगे तक छोटा, उसको सारे कहते हैं चलो ये तो अभी छोटा है ना। अभी छोटा है, इसको माफ कर दिया। चलिए, लेट्स फोकस ऑन द ग्रोथ हार्मोन, कि जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाती है, एक तो ये बताएं कि इज इट अ कॉमन प्रॉब्लम, जैसा कि आपने कहा कि वन ऑफ द फैक्टर्स के छोटे बच्चों में, इज इट समथिंग वेरी कॉमन, और अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी, इट्स क्वाइट कॉमन, और हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसलिए देखते हैं कि कम सेटअप्स ऐसे हैं जो हार्मोन डेफिशिएंसी के बच्चों को कैटर करते हैं, तो इसलिए वो फिर हमारे पास रेफरल भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो अपर पंजाब के पीके के कुछ एरियाज, कश्मीर, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास रेफर होते हैं। इस वक्त हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी पे ऑलमोस्ट 100 तो पेशेंट्स होंगे जो अभी जिनको हमने ग्रोथ हार्मोन्स एडवाइज किए हुए हैं। तो वैसे तो ये उन टोटल बच्चे जो शॉर्ट स्टेचर की कंप्लेन के साथ आए उनमें तो एक माइनर प्रोपोर्शन है, लेकिन स्टिल इट्स सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें जो थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, और ये इंजेक्शन लगता है स्किन में, जैसे आप लोगों ने घर में कॉमनली इंसुलिन इस्तेमाल होती है घरों में, सबकुटेनियस उसको हम कहते हैं, स्किन में लगती है, उसी तरह बिल्कुल ये ग्रोथ हार्मोन डेली इंजेक्शन लगाया जाता है।
एक इंजेक्शन में तकरीबन होते हैं 5 मिलीग्राम्स, और बच्चे की वेट के हिसाब से हम उसकी डोज एडजस्ट करके बताते हैं। यूजुअली जो हमारे पास प्री फिल्ड पेन आते हैं उसमें क्लिक्स होते हैं, या अगर हमारे पास वाइल में है कुछ प्रिपरेशंस, उनको हम सिरिंज के साथ डोज बताते हैं कि आपने इतने ml डेली स्किन में एडमिनिस्टर करना है। और ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है ज़हन नशीन करना कि ग्रोथ हार्मोन का फ़ायदा उसी बच्चे को होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है। इस तरह नहीं है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा है तो बच्चा छोटा हमारा, डेफिशिएंसी नहीं है, हार्मोन लेवल्स इसके ठीक आए हैं, लेकिन आप इसको लगा दें हार्मोन ताकि ये लंबा हो जाए। तो उनको फिर हम ये समझाते हैं कि वो टेम्परेरी जब आप ग्रोथ हार्मोन देते हैं तो उसके इफेक्ट से हो सकता है कि टेम्परेरी रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बोन्स की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है। और बोन्स पे जिस हाइट जो अल्लाह ताला ने प्रोग्रामिंग की हुई है जेनेटिकली, जब उस हाइट पे पहुंचती हैं बोन्स तो ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाती हैं। यूजुअली फ्यूजन की एज होती है 15 इयर्स के बाद फ्यूजन शुरू हो जाती है बोन्स की, और 18 इयर्स पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी जिसको नहीं है उस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन देंगे तो उसकी फाइनल हाइट जितनी अल्लाह मियां ने प्रोग्रामिंग की हुई है उतनी जब पहुंच जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बोन्स फ्यूज हो जाएंगी, तो फाइनल हाइट पे कोई कतन फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जिस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उन बच्चों की बोन्स भी अपनी एज से बहुत पीछे होती हैं। एक्चुअली वी टेक इट एज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल्स कि हम वो रिस्ट का ह्यूमन एक्सरे कराते हैं बोन एज के लिए, और बच्चों की जिनकी अपनी ओरिजिनल एज से बहुत पीछे होती हैं बोन्स, तो उनमें फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि देयर इज रियली समथिंग रॉन्ग। और इन बच्चों को जब हम ग्रोथ हार्मोन थेरेपी शुरू कराते हैं तो इनका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। शुरू के 1 साल में तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक भी बच्चों की 12 सेंटीमीटर तक ग्रोथ हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कुछ साल गुजरते हैं, 2-3 साल, क्योंकि ये थेरेपी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, 6 महीने साल नहीं, अमूमन जिनको स्टार्ट होती है उनको अगर उनके पास बोन्स में अभी गैप है, मजीद ग्रोथ का चांस है, तो उनको हम एज लॉन्ग एज हम पॉसिबल हो देते हैं, जब तक बोन्स खुद फ्यूज नहीं हो जाती, या फिर पेरेंट्स या बच्चा खुद नहीं कहते कि बस अब मैं काफी लंबा हो गया हूँ, तो हम फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इट्स ओवर द इयर्स। और थोड़ा सा ये डेली इंजेक्शन लगाना कम्बरसम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फिर इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी के भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, स्पेशली अभी कोविड के बाद जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ से कुछ अपनी रोल बैक की चीज़ें, तो हार्मोन दरमियान टाइम था कि बिल्कुल आना बंद हो गया। अभी इस वक्त भी जो रजिस्टर्ड ग्रोथ हार्मोन है मार्केट में वो शॉर्ट हुआ है, और अभी हम रिलाई कर रहे हैं जो हमारे पास अनरजिस्टर्ड ईरानी यूजुअली प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनका फिर हमें कोल्ड चेन थोड़ी सी डाउटफुल होती है, या हमें उसको पता नहीं है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही है ना, तो वी आर मोर अबाउट इट्स सोर्स। तो अब थोड़ा सा ये हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में फेस करनी पड़ती हैं वो इसकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी दोनों चीज़ें। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ताकि जो लोग करवाना चाहें या सोच रहे हैं उसके बारे में अफोर्डेबिलिटी के नुक्ते नजर से? डोज कैलकुलेट होती है वेट के साथ, तो बड़े बच्चों की डोज थोड़ी ज्यादा बन जाती है, छोटे बच्चों की कम बनती है। जो अभी हमारे पास अनरजिस्टर्ड प्रेपरेशन अवेलेबल है उसका एक इंजेक्शन तकरीबन 5000 कॉस्ट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अनरजिस्टर्ड वो जहां जहां से सोर्सेज से लोग लेते हैं उसकी प्राइस का भी कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग वही इंजेक्शन 10,000 12,000 का दे रहे हैं। तो यूजुअली है 8 साल का, तो उसको आमतौर पे 2 इंजेक्शन पर मंथ रिक्वायर्ड होते हैं। जो इससे पहले ब्रांड आ रहा था हमारे पास जो अच्छा सबसे जो लीडर है ग्रोथ हार्मोन के वर्ल्ड में, उनका जो अभी बंद हो गया, वो अवेलेबल नहीं है, उसकी लास्ट जो प्राइस थी वो 8,000 पर इंजेक्शन था। तो बच्चों की तकरीबन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 15 to 25 इस तरह 1000 पर मंथ बनती है, बड़े बच्चों की थोड़ी ज्यादा बन जाती है कॉस्ट। और हमारे पास एक और सिस्टम बैतुल माल का भी है, भी हम नॉन अफोर्डिंग बच्चों के लिए हार्मोन अरेंज करा सकते हैं, लेकिन अगेन अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो वो फिर बैतुल माल के थ्रू अवेलेबल नहीं हो सकता, सिर्फ जो रजिस्टर्ड प्रेपरेशन है वो बैतुल माल दे सकता है। सही। तो इसका जो आप टेस्ट करती हैं ग्रोथ हार्मोन, सुनने में लग रहा है कि आप लैब जाएंगे और कहेंगे मेरा ग्रोथ हार्मोन चेक कर दो, वो चेक कर लेंगे, लेकिन जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी डायग्नोज करने के लिए, और पीडियाट्रिशियंस के लिए जो आपके पास रेफर करने से पहले चेक करना चाहें कि
ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है या नहीं है? ब्लड टेस्ट कौन से हैं? उनकी क्या रेंजेस? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि ब्लड टेस्ट आखिर में आते हैं। इस तरह नहीं है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, मैं जाऊँ और ग्रोथ हार्मोन लेवल करवा दूँ, उसकी वैल्यू आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। जो स्टेप वाइज़ मैनेजमेंट है, उसमें स्टेप 1 है ग्रोथ को प्लॉट करना सेंटाइल चार्ट पे मिड पैरेंटल हाइट के साथ, जिसे हम हुँ, ऑक्सियोलॉजिकल क्राइटेरिया भी कहते हैं। अब अगर ये ऑक्सियोलॉजिकल क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तो फिर आपने स्टेप 2 पे जाना है, जिसमें स्क्रीनिंग है फॉर क्रॉनिक इलनेस, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो हमने पहले डिस्कस की। वो आपका क्लियर हो गया तो आप करेंगे सीलिएक और थायराइड की स्क्रीनिंग। अगर यहाँ तक आपका सारा वर्कअप नॉर्मल आ गया है, बच्चा शॉर्ट है और ये सारा वर्कअप नॉर्मल है, तो अब आप जाएँगे ग्रोथ हार्मोन की डायनामिक टेस्टिंग पे। ग्रोथ हार्मोन, अब जैसे शुरू में मैंने एक जनरली हार्मोन्स का ज़िक्र किया कि वो डिफरेंट टाइम ऑफ द डे या डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटी के साथ उनकी वैल्यू ऊपर-नीचे चेंज होती रहती है। ग्रोथ हार्मोन इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। इसकी रिलीज़ मैक्सिमम होती है जब बॉडी किसी स्ट्रेस में जाती है। तो इसकी एक अगर आप बेसल वैल्यू लेंगे ना, सिंपल सैंपल बच्चे का निकाला, तो अगर एक स्कूल में आप चले जाएँ, क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं, उन 30 का आप लेवल ले लें, तो सबका ही लेवल हो सकता है कि वो आपको जब इंटरप्रेट जो ऐसे नए प्रैक्टिशनर हैं, जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी डायग्नोज़ करने में, तो उनको लगेगा कि ये तो सारे ही डेफिशिएंट है। तो हुँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इसका हमेशा स्टिमुलेटेड सैंपल, बॉडी को हम पहले स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं और फिर हम सेकंड सैंपल लेते हैं। अब स्ट्रेस इंड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक बड़ा क्रूड मेथड कुछ लैब्स यूज़ करती हैं, जिसमें सीढ़ियाँ 2-3 दफ़ा चढ़ाती हैं कि एक्सरसाइज़ हुई है, तो अब ये स्ट्रेस में चली गई है बॉडी। वो बिल्कुल हुँ, ऑब्सोलीट है, उसकी कोई वैल्यू और वर्थ नहीं है और वो नहीं, बच्चों में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। जो आमतौर पे गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर होता है, वो है इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट। इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि हम इंसुलिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे को और इंड्यूस करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में जाती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ दो स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है। देन वी टेक स्टिमुलेटेड सैंपल, जिसको हम सैंपल 2 कहते हैं। और उस हुँ। सैंपल से आपको आइडिया मिलता है कि स्ट्रेस में लेवल अगर लो है, तो आप फिर कह सकते हैं कि इस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। इसी तरह एक और आईजीएफ-1 लेवल्स हैं, आईजीएफ बाइंडिंग प्रोटीन, ये के बेसल लेवल्स थोड़ा-सा आपको आइडिया दे सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है नहीं, लेकिन जो प्योरली ग्रोथ हार्मोन है, उसकी हमेशा डायनामिक टेस्टिंग की जाती है। तो अगर आपने टेस्टिंग करानी है तो इट हैज़ टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन। आप खुद लैब को जाके कि आप इंडस लैब या चुगताई या सिटी लैब आप चले जाएँ और कहें कि जी ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल, के मेरे सारे टेस्ट कर बिल्कुल दो। और ये हाँ, बिल्कुल। जी, और लैब्स कभी रिफ्यूज़ नहीं करती, वो ये नहीं कहेंगी कि ये टेस्ट यहाँ पर नहीं होता, वो हमेशा आपको करके रिपोर्ट बना के जैसे आपने जो मेंशन की उनमें वो चुगताई कि दे नेवर रिफ्यूज़ अ रिपोर्ट। तो हर जी। रिपोर्ट जो पाकिस्तान में और कोई लैब नहीं कर रही होगी, आगा खान नहीं कर रही, शौकत खानम नहीं कर रही, वो आपको उसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बाज़ दफ़ा देख के कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ज़ाहिर है रिसोर्सेज़ यहाँ पे लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी उतनी नहीं होती। तो उनके इतनी ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ग्रोथ हार्मोन भगा के सीढ़ियों से चढ़वा-उतरवा के वो भी लेवल उनके पास मौजूद होता है, लेकिन उनका ग्रोथ चार्ट ही प्लॉट नहीं हुआ होता। जब हम हुँ, बच्चे की एग्ज़ैक्ट एज पूछते हैं, एक तो ये भी यहाँ पे पाकिस्तान में अलमिया है कि एज भी बच्चे की बाज़ दफ़ा डिग आउट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप पूछें जी बच्चा कितने साल का है, तो वो कहेंगे जी 12 साल का है। आप एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तो वो आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताएँगे, आप कहेंगे बर्थ सर्टिफ़िकेट लेकर आओ, बर्थ सर्टिफ़िकेट में कुछ और लिखा होगा और फिर पेरेंट्स कहेंगे कि हमने इसकी एज बर्थ सर्टिफ़िकेट में 1-2 साल पीछे लिखवाई थी स्कूल में दाखिले के वक़्त। तो जब तक आपको एक्यूरेट बच्चे की ईयर्स और मंथ्स में एज पता होगी, आप उसको प्लॉट नहीं करेंगे, आप नहीं असेस कर सकते। तो इसलिए मैं तो एज़ अ रूल जब तक बर्थ सर्टिफ़िकेट ना हो, मैं फर्स्ट स्टेप से आगे ही नहीं जाती। क्योंकि अननेसेसरीली आप 10-12 हज़ार के टेस्ट करवा लें बच्चे के और बाद में पता चले कि बच्चे की एज के हिसाब से हाइट वैसे ही नॉर्मल है। तो फर्स्ट अ, स्टेप फर्स्ट थिंग बस ग्रोथ चार्ट पहले आप एग्ज़ैक्ट एज के साथ ग्रोथ तो प्लॉट करें बच्चे की, मिड पैरेंटल हाइट निकालें, उसके बाद आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस पर बहुत जाएँ। बढ़िया। तो कई बार पूछते हैं बच्चा कब पैदा हुआ था जी, झाड़ों का सीज़न था और सावन का और कटाई का और कपास उगी हुई थी और बिल्कुल, वो फिर आप रोज़ों चले से पहले हुआ था, रोज़ों के बाद हुआ था, बड़ी ईद ईद के से 2 दिनों दिन में। बाद। सही। बिल्कुल। चलिए अब ग्रोथ के ऊपर मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके बाद वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप थोड़ा-सा पानी पी लें थोड़ा।
और फिर वी विल टॉक सम मोर अबाउट थायराइड, डायबिटीज और ओबेसिटी के बारे में मजीद बात करेंगे। ग्रोथ के बारे में हमने काफी, तो जिन बच्चों की ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपने मेंशन किया कि उनका जो अपना जेनेटिक पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो डाइट, एक्सरसाइज, और आपको पता है आजकल इंटरनेट पे हर बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन जूस है, ये हाइट के लिए, ये वेट के लिए, और बच्चों के लिए तो फूफियां, दादियां बहुत सारी चीजें बताती हैं कि अजवाइन, जीरा, फला, किशमिश, और वो जो बादाम वगैरह पीस के वो बनाते हैं, सारी पंजीरी पंजीरी जी, जी। तो हाँ, इन सारी चीजों में से, डाइट में से कोई ऐसी चीज है जो घर पे की जा सकती है, जिसके पीछे कुछ एविडेंस हो, या आपके एक्सपीरियंस में आपने नोट किया हो कि एक्चुअली बेनिफिट्स किड्स, कि जो ये चीजें यूज करते हैं डाइट में या ये चीजें अवॉइड करते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है? अच्छा, हेल्दी बैलेंस डाइट, और ये इजीली नेट पे भी आजकल बच्चे खुद भी, पेरेंट्स भी बड़े वेल अवेयर हैं आजकल। तो माई प्लेट का एक कंसेप्ट है, माई प्लेट, इसको सर्च कर सकते हैं कि नॉर्मल एक हेल्दी 12 इयर्स ओल्ड बच्चे की डाइट में 24 आवर्स में क्या चीज़ कितनी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये माई प्लेट जो है ना, ये उर्दू में हम जैसे कहते हैं इस्तिआरा है कि 24 घंटे में खुराक में क्या चीज़ कितनी हो। तो उसमें सही। हाफ अगर आप प्लेट देखें ना, तो हाफ शुड बी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा और फ्रूट कम। और टोटल 24 आवर्स की डाइट का 1/4 या 25% से ज़्यादा ग्रेन्स या अनाज का नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी घरों में हम ग्रेन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारी 2/3 प्लेट जो है वो उसमें ग्रेन्स होते हैं, और 1/4 में कहीं सालन होता है जिसमें डुबो डुबो के रोटी खाते हैं। तो ये हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पाकिस्तानी या साउथ एशियन डाइट में ये प्रॉब्लम है। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे, और थोड़ा सा कार्ब्स या जो अनाज है उसका इंटेक रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। और इसके अलावा ये बाकी टोटके जिनका आपको एडवर्टीजमेंट बहुत मिलती है, जैसे एक वो भी है, बेम्बू शूट्स का जूस भी है। तो इस तरह अच्छा। की चीज़ों का कतई कोई फायदा नहीं है जी। और सही। एक वो इन सोल है जी, ये हाइट इंक्रीज करने वाले शूज के अंदर सोल लगा लें तो इससे हाइट होगी। एक और ये मिथ है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, ये भी हाँ जी, पेरेंट्स हाँ अक्सर जी। पूछते हैं। तो बिल्कुल। उनको हम बताते हैं कि लटकने से नहीं बढ़ती, भागने से बढ़ती है। क्योंकि अच्छा। इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से स्ट्रेस हार्मोन। तो जब बॉडी फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें इतनी स्टर्नस एक्सरसाइज हो, जिसमें सांस चढ़े, पसीना आए, तो उसमें उनके लेवल्स पीक पे जाते हैं। और दूसरा ड्यूरिंग स्लीप, जब बच्चा नींद ले रहा होता है उस वक्त भी ग्रोथ हार्मोन की सर्ज आती है। तो नींद अगर पूरी करेगा बच्चा, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करेगा और एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेगा, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर सके। और ये मीट में कोई स्पेसिफिक मीट्स है जिनका ज्यादा फायदा है? छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, रेड मीट, व्हाइट मीट, या दे आर ऑल द सेम? दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। कुछ में हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन ज़्यादा है, अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं जो बड़ा गोश्त है। और वैसे फिश, चिकन, इन सब के अपने बेनिफिट्स हैं। तो जो भी आपके लोकल अवेलेबल है, जो बच्चे के लिए पैलेटेबल है, वो बस ये एक प्रोटीन इनटेक होना चाहिए ज़रूर। और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, वो ये है कि जब बच्चे 10, 12, 14 साल के होते हैं, तो दे वांट टू स्टार्ट, स्पेशली बॉयज, दे वांट टू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। तो आपने एक्सरसाइज की बात की कि एक्सरसाइज की वजह से जो स्ट्रेस है उसकी वजह से ग्रोथ बेहतर होती है। तो जो जिम है या वेट ट्रेनिंग है, उसके बारे में कोई रिकमेंडेशन है कि किस एज से पहले नहीं करनी चाहिए, किस एज के बाद उसका फायदा होता है, किस एज में नुकसान होता है, या उसका भी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन है? एज रिलेटेड अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होनी चाहिए। जिम में भी अगर हल्की फुल्की, जैसे स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लें, स्विमिंग कर लें, या वैसे रनिंग, ट्रेडमिल, ये वाली चीज़ें ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये अमूमन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उससे बॉडी उल्टा कैटाबॉलिक स्टेट में जा सकती है कि सारी बच्चे की जो एनर्जी या उसकी कैलोरीज हैं वो सारी उस तरफ लग रही हैं। तो फिर बच्चे की ग्रोथ उससे नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो। हाँ, अलबत्ता फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो ये समर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ये इनमें ज़रूर आप बच्चों को समर कैंप्स में करवाएं पार्टिसिपेट, इट्स हेल्दी। और आपने ये माई प्लेट का जिक्र किया तो उसमें पोर्शंस का जिक्र किया। टोटल कैलोरीज भी मैटर करती हैं कि बच्चा टोटल कैलोरीज कितनी ले रहा है, डिसाइड्स द फैक्ट कि उसकी कंपोजिशन क्या है? जी, बिल्कुल। ये जो मैंने माई प्लेट का ज़िक्र किया है, इसमें आपको उसके पोर्शन साइज़ के कितने दिन में कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए, और हर सर्विंग में कितना कार्ब, कितना मीट, कितना वेजिटेबल्स का पोर्शन होना चाहिए, ये सारी अवेलेबल हैं। तो देयर इज़ नो नीड कि आप स्पेसिफिकली किसी डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ और उससे करवाएँ। इट्स ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। आप उसमें एज अप्रोप्रिएट
इजीली निकाल सकते हैं बच्चे के लिए। Shani, thank you very much for sharing this information to our audience who are just joining us. You can go back and listen to all the discussion about kids' growth hormones, क्या चीज़ें उनको फ़ायदा दे सकती हैं, क्या चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, किस मौके पर उनको ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है। और अगले सेशन में डॉक्टर हिना सत्तार के साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स और वेट गेन प्रॉब्लम्स। और अगर हमारे पास टाइम हुआ और डॉक्टर हिना सत्तार के पास टाइम हुआ तो हम प्यूबर्टी के बारे में इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। So we'll take a short break. We'll be right back. Stay tuned. Keep watching the Homeostasis podcast.